देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आज का टॉपिक है। ओके, जो रह गया था उसको हम कंप्लीट करने आ रहे हैं। ग्रेविटी आप सभी जानते हैं कि जिसमें अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर? ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 7 और 8 में। यानी कि आप ये जानते हैं कि जो अर्थ हमारी है, करेक्ट, वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ओके, तो वो अल्टीमेटली अर्थ की तरफ ही आता है। वाई? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक आपको ये चीज बताई गई है या ये आप जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस। ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले न्यूटन ने जब ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी या ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो उन्होंने ये एक्चुअली प्रूव किया था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसके साथ आज ये जान लीजिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहे होंगे, दो पर्सन्स के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स लगता है, और उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। करेक्ट? अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये किस पर डिपेंड करता है? बेसिकली आपको इस टॉपिक में यही पढ़ना है। ओके, इस टॉपिक में आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं। करेक्ट? ये आपके यूनिवर्स में है या अर्थ के ऊपर है, आप कहीं पर भी कह सकते हैं। इनके मासेस अलग अलग हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने ले लिया, या इसका मास ऑलरेडी है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m2। कोई भी मास हो सकता है, 100 kg, 10 kg, 20 kg, whatever। और इनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अभी हम उसको r से डिनोट कर रहे हैं या d से हम डिनोट करेंगे। करेक्ट? अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ओके, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किन दो चीजों पर डिपेंड है? तो किन दो चीजों पर डिपेंड है? मैंने क्या चीज दिखाई आपको? दो ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दिखाई है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें, वो किस पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर। मतलब जो भी आप मास ले रहे हैं उनका, सॉरी, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनका मास जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। दूसरी चीज किस पर डिपेंड होगा? ये फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस पर। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में फोर्स कम होता चला जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस आपने सपोज 2 कर दी है बीच की, सपोज डिस्टेंस कितनी थी? पहली डिस्टेंस थी सपोज 1 मीटर, ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस कितनी थी? 1 मीटर। तो एक पर्टिकुलर फोर्स था, कोई भी फोर्स सकता है, वो मास पे डिपेंड करेगा। अब आपने डिस्टेंस चेंज करके कितनी कर दी है? 2 मीटर कर दी। कितनी कर दी है? 2 मीटर। तो जो फोर्स कम होगा वो 1/4 हो जाएगा। वाई? बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शन में फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ओके, ये हम आपको न्यूमेरिकल में आगे समझा देंगे। फिलहाल अभी आप इसके फॉर्मूले पर फोकस करिए। तो जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पर। करेक्ट? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस पर डिपेंड करेगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट? अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन मिलकर के आएगी, F प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन r स्क्वायर। करेक्ट? यानी कि इन दोनों फॉर्मूले को, यानी इन दोनों रिलेशनशिप को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक ये रिलेशनशिप मिलेगी। इसमें आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिखाई दे रहा है। जब भी आप किसी भी इक्वेशन से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं या रिमूव करते हैं तो हमेशा वहां पर क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि हमें इक्वल का साइन लेना पड़ता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो वहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? जी। इस जी को ही हम क्या बोलते हैं? बताइए। इस जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और चूंकि एक कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होगी जो कि डेफिनेट होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जो मैंने यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कहां से आती है? अभी आपने फॉर्मूला समझ लिया, ओके, फॉर्मूला सबको क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम यहां से फाइंड करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ G, ओके, यूनिट ऑफ कैपिटल G। ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ कैपिटल G कैसे फाइंड करें? देखिए हमें पता है कि व्हाट इज F? F इक्वल्स टू कैपिटल G मास का प्रोडक्ट अपॉन r स्क्वायर। अगर हमें G की वैल्यू निकालनी है तो हम F और r स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमें क्या मिलेगा? कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2, करेक्ट? एनी डाउट? यहां से हम इस G को अगर फाइंड करेंगे तो G इज इक्वल टू रहेगा F मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय m2। बस अब आपको यूनिट ऑफ G निकालने के लिए यूनिट ऑफ F, व्हाट इज यूनिट ऑफ F? दैट इज न्यूटन। यूनिट ऑफ R, R क्या है यहां पर? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो इसमें हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन व्हाट इज मास? मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी क्या निकली? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका है फॉर्मूला किसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये न्यूटन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि किसी भी या अर्थ पर या यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। और वो फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, ओके। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।